अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज़ करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम CS411 का जो सैम्पल पेपर आया है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। और ये एक पेपर पैटर्न दिया हुआ है उन्होंने कि कैसे आपका पेपर आएगा इस बार। ठीक है, अभी सैम्पल पेपर को शुरू करने से पहले अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है CS411 के हवाले से तो अभी हम 32 लेक्चर्स पे हैं और बाकायदा कोडिंग हो रही है उन क्लासेस में। आप वो अटेंड करना चाहते हैं तो वो पेड क्लासेस हैं। मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, नीचे नंबर दिया होगा। ठीक है जी, तो फिर अरेंज कर लेते हैं क्लासेस, आपको भी ऐड कर लेंगे हम उन क्लासेस में। अभी ये वाला पेपर पहले से सॉल्व्ड है जो मैंने अभी किया है सॉल्व, तो मैं आपको सरसरी निगाह डाल के दिखाता हूँ या फिर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि MCQs है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग jQuery एट्रीब्यूट सेलेक्टर इज़ यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट हुज एट्रीब्यूट वैल्यू एंड्स विद अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग। जब हमारी वैल्यू किसी स्ट्रिंग के साथ एंड होती है तब हमने क्या करना होता है, यहाँ पे एट्रीब्यूट के साथ एक डॉलर का साइन लगा देना होता है, आगे हमारी वैल्यू जो भी स्ट्रिंग में होगी। व्हाट इज़ द jQuery एड्रेस, या फिर इसको हम ATTR एट्र भी कहते हैं, एड्रेस भी कहते हैं, मेथड डू। ये हमारा मेथड क्या करता है, ये किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए, चेंज करने के लिए यूज़ होता है jQuery के अंदर। ठीक है, एड्स अ न्यू एट्रीब्यूट और चेंज द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट फॉर द सेट ऑफ मैच्ड एलिमेंट। ठीक है जी, ये इसका करेक्ट आंसर है। हाउ कैन यू स्पेसिफाई द ड्यूरेशन ऑफ अ jQuery एनिमेशन। jQuery एनिमेशन की ड्यूरेशन के लिए हमें एक कीवर्ड ज़रूरत होता है, ड्यूरेशन। ये पैरामीटर भी होता है, कीवर्ड भी होता है। व्हाट इज़ द क्यू पैरामीटर इन अ jQuery एनिमेशन टूल। ठीक है, द ऑर्डर इन विच द एनिमेशन अकर। अब क्यू एक कतार को कहते हैं उर्दू में, jQuery में भी, बल्कि हर लैंग्वेज में क्यू का मतलब कतार ही होता है। कभी हम डिफरेंट थ्रेड्स को क्यू में डाल देते हैं, जैसे थ्रेड पूल है, एक थ्रेड पूल का एक कंसेप्ट आपने देखा होगा, तो उसमें भी थ्रेड्स वगैरह क्यू में होते हैं। जब किसी थ्रेड की बारी आती है तो उस थ्रेड को हम स्लीपिंग मोड से फिर रनिंग मोड में चला देते हैं। व्हाट इज़ द XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यूज़ फॉर इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये वाला एट्रीब्यूट या ऑब्जेक्ट हम किस तरह से यूज़ करते हैं, टू सेंड एंड रिसीव डेटा फ्रॉम अ सर्वर विदाउट रीलोडिंग द पेज। ये मैंने आपको लेक्चर्स जो अभी प्रोवाइड किए हैं फाइनल टर्म के, उसके अंदर करके दिखाया था जब हम चेंजिंग करते थे कोडिंग वगैरह में। ठीक है, तो वो पेज को रीलोड किए बगैर वहाँ पे हमारा डेटा लोड हो जाता था जावास्क्रिप्ट की मदद से। विच HTTP मेथड इज़ टिपिकली यूज टू रिट्राइव डेटा फ्राम अ सर्वर। ये हमारा गेट मेथड होता है। पोस्ट मेथड हमारा वो होता है कि जो यूज़र इनपुट करवाता है डेटा को, वो हमारे डेटाबेस में जाके पोस्ट होता है। ठीक है, गेट मेथड यानी डेटाबेस से हम डेटा ले रहे होते हैं। व्हाट इज़ द jQuery डॉट गेट जेसन मेथड इन जावास्क्रिप्ट। ये हमें मेक एन HTTP गेट रिक्वेस्ट करता है टू स्पेसिफिक URL एंड रिट्राइव जेसन डेटा फ्राम द सर्वर। What is the correct syntax for creating an NSS string object in object manage C। देखें, ये लेक्चर नंबर 41 to 45 बहुत से लोग कह रहे हैं कि अपलोड कर दें। उन लेक्चर में से आना वैसे इतना ख़ास नहीं है, कोइंसिडेंट ही होता है अगर किसी का आ जाता है तो। बाकी मेरे जो स्टूडेंट्स पिछले फाइनल टर्म में थे, उससे पहले भी थे, तो कभी नहीं आया उनका। एक दो क्वेश्चन आते हैं सी टाल्क लैंग्वेज के हवाले से, ऑब्जेक्ट मैनेज सी लैंग्वेज यही। तो ये होती क्या है, तो ये आपने याद कर लेनी है बस। ठीक है, इसका जो करेक्ट सिंटेक्स है वो ये है, ये @ साइन हमारा यहाँ पे यूज़ होता है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट मैनेज सी व्हेन यूजिंग मैनुअल रेफरेंस काउंटिंग। ठीक है, ये प्रोग्रामर होता है। व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटेक्स फॉर इंक्रीमेंटिंग एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस काउंट इन ऑब्जेक्ट मैनेज सी। ये हमारा रिटेन मेथड होता है। और सिंटेक्स फॉर रिलीजिंग एन ऑब्जेक्ट, ये हमारा रिलीज़ मेथड होता है। और रिलीज़ कौन करता है, हमारा प्रोग्रामर, जो हम ही होते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग डेलीगेशन इज़ ऑब्जेक्ट सी।
अच्छा, इसमें डेलीगेशन क्या करती है? टू हैंडल यूज़र इनपुट एंड यूज़र इवेंट्स, इवेंट्स की इनपुट्स और इवेंट्स की यूज़र, ये हमारे यूज़र की इनपुट और यूज़र की इवेंट्स वगैरह को हैंडल करती हैं। व्हाट इज़ द यूआई टच क्लास इन ऑब्जेक्ट मैनेज सी? देखिए, ऑब्जेक्ट मैनेज सी में हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन बना लेते हैं या मोबाइल ऐप बना लेते हैं या टच स्क्रीन बना लेते हैं। ठीक है, ये टच कौन से इंटरफेस को करता है? यूआई टच, ये हमारे पास होता है जो कि यूज़र इंटरफेस एलिमेंट होता है। यूआई का मतलब भी यूज़र इंटरफेस होता है। An await expression in an asynchronous method does not block the current thread while the dash task is running. While the यहाँ पे आएगा हमारा await task is running. If the work you have in CPU bound and you are care about responsiveness, use synchronous. ठीक है, यहाँ पे हम synchronous लगाएंगे, awaits और asynchronous नहीं लगाएंगे। डैश इज अबाउट मल्टीपल थ्रेडिंग, थ्रेड्स रनिंग इन पैरेलल, ये कंकरेंसी होती है। हमारा लेक्चर नंबर 32 के स्टार्ट में लिखा हुआ है। डैश कंट्रोल द लुक एंड फील ऑफ द वेब पेजेस। देखो, लुक और फील कौन सी चीज़ देती है वेब पेजेस को? CSS स्टाइलिंग करते हैं हम उसमें। ठीक है, ECMS स्क्रिप्ट, जैसे कि नाम से स्क्रिप्ट ज़ाहिर है, तो ये ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन है जावास्क्रिप्ट की। फिर आ जाता है व्हेन देयर इज़ एन IO टास्क डैश इज़ क्रिएटेड, ये टास्क कंप्लीशन सोर्स हमारा क्रिएट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, हर बार आती है। द प्रीमिस ऑफ डैश इज़ टू रन टू और मोर डिफरेंट प्रोग्राम्स, ये कंकरेंसी हमारे पास होती है। ठीक है, मोर देन वन टास्क रनिंग एट अ टाइम, मल्टी थ्रेडिंग भी इसी को कहते हैं समटाइम्स। लेकिन कंकरेंसी में क्या होता है कि टू और मोर डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे पास रनिंग स्टेट में होते हैं सेम टाइम पे। डैश कंट्रोल्स द बिहेवियर ऑफ वेब पेजेस, ये हमारा जावास्क्रिप्ट बिहेवियर हमारे वेब पेजेस को देता है और उसको कंट्रोल भी करता है। डैश कंट्रोल द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर HTML की मदद से दिया जाता है। डैश इज़ नॉन ब्लॉकिंग विच मीन्स इट विल सेंड मल्टीपल रिक्वेस्ट टू अ सर्वर। एसिंक्रोनियस, ये हमारे पास नॉन ब्लॉकिंग होती है। ठीक है, डेटा एसिंक्रोनियसली चला जा रहा होता है, यानी एक बंदा डेटा भेज रहा होता है, एक ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं। डैश इज़ द प्रोसेस दैट इस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन द ऐप UI एंड द डेटा इज डिस्प्लेस, ये बाइंडिंग या इसको हम डेटा बाइंडिंग भी कहते हैं। यही वाला आज टॉपिक था जो हमने कवर किया था अपने ऑनलाइन लेक्चर्स में। वैलिडेटिंग HTML मीन्स चेकिंग इफ ऑल टैग्स आर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्लोज्ड ही था, लेकिन अगर वहाँ पे A और B आ जाए तो फिर आपने ओपन एंड क्लोज दोनों पे लगाना है। ठीक है, हमने चेक करना होता है HTML के पेज में टैग्स प्रॉपरली ओपन हैं और प्रॉपरली क्लोज्ड भी हैं। डैश इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी इंटेंडेड टू मेक जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग ईजियर, ये jQuery होती है। ठीक है, ये उसकी लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। इन डॉग पैनल द लास्ट चाइल्ड डज नॉट फिल द स्पेस इफ़, ये हम फॉल्स कर देते हैं लास्ट चाइल्ड को, तो वो लास्ट वाली स्पेस को फिल नहीं करता। अगर ये ट्रू होगा तो वो लास्ट वाली स्पेस को फिल करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वैल्यू फॉर डॉक पैनल डॉट डॉक, ये हमारे पास करेक्ट वैल्यूज़ जो होती हैं वो होती हैं टॉप लेफ़्ट राइट। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप आ गया, ये ट्रू फॉल्स नहीं होता। करेक्ट सिंटैक्स फॉर डिफाइन नंबर ऑफ रोज ऑफ ग्रिड लेआउट इन WPF इज़, ये हमारा होता है ग्रिड डॉट रो डेफिनेशंस। ठीक है, और इसके अंदर जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, ये हमारा टैग स्टार्ट होता है, इसके अंदर फिर हमारे पास ग्रिड रोज़ भी होती हैं, रो डेफिनेशंस भी होती हैं, और इसी टैग को हम एंड भी करते हैं या क्लोज भी करते हैं। डैश इज़ करेक्ट वैल्यू फॉर स्ट्रेच प्रॉपर्टी, ये यूनिफॉर्म टू फिल होता है। डैश इज़ करेक्ट वैल्यू फॉर विजिबल प्रॉपर्टी, ये विजिबल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू कोलैप्स्ड हम रखते हैं। असाइनमेंट जो दूसरी आई थी हमारी, वहाँ पे भी कोड में लिखा था हमने, प्रॉपर्टी को कोलैप्स्ड किया था। ठीक है, कि बटन पे जब क्लिक होता था तो वहाँ पे CM और KG फिर समथिंग आ जाता था। टनलिंग इवेंट्स नेम्स आर प्रीफिक्स्ड विद डैश बाय कन्वेंशन, ये प्रीव्यू होता है। डैश कैन बी यूज टू चेक इफ़ लेफ़्ट और राइट शिफ्ट इज़ डाउन, ये हमारे पास होता है कीबोर्ड इज़ की डाउन। ठीक है, इज़ की डाउन होता है, ये डिवाइस अगर ना भी लिखा हो तो आपने इससे डरना नहीं है, ये इज़ की डाउन। ठीक है,
ये आ जाए तो फिर आपने सेलेक्ट कर देना है। डैश इज़ मैनिपुलेशन इवेंट, ये मैनिपुलेशन स्टार्टिंग। व्हाट इज़ WPF ट्रांसफॉर्म, WPF किस लिए यूज़ होती है ट्रांसफॉर्म, ये ऑब्जेक्ट्स विजुअल अपीयरेंस के लिए या रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होती है। विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग ग्रिड लेआउट, ग्रिड लेआउट में हम रोज़ और कॉलम्स में काम करते हैं। अब इसके नीचे एक और है हमारा, विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग स्टैक पैनल, स्टैक पैनल में हम क्या करते हैं, स्टैक पैनल में हम एलिमेंट्स को हॉरिजेंटली और वर्टिकली भी अरेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों अलग अलग ऑप्शन थे, तो इन दोनों में से करेक्ट वाला जो था वो ये था। अगर इन दोनों को कंबाइन करके वो लिख दे एक ही लाइन में, या फिर सी और डी दोनों आ जाएं, तो फिर आपने सी और डी दोनों को सिलेक्ट करना है। ये वाले भी करेक्ट ही हैं एक नज़र से देखा जाए तो, क्योंकि वो या तो कंबाइन इनको हॉरिजेंटली सिलेक्ट करेगा, अरेंज करेगा एलिमेंट्स को, या फिर वर्टिकली अरेंज करेगा। दोनों को एक साइड में नहीं कर सकता वो, एलिमेंट को हॉरिजेंटली और वर्टिकली, ठीक है। तो इसलिए इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर बनता है वो यही है। डैश इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ मोड प्रॉपर्टी एंड WPF डेटा बाइंडिंग। डिफ़ॉल्ट जो होती है हमारी वन वे ओनली होती है, ठीक है। इसके साथ हम सोर्स अपडेट, सोर्स ट्रिगर वगैरह यूज़ नहीं करते। बाकी जो हमारे पास डेटा बाइंडिंग की या बाइंडिंग मोड्स होते हैं वो चार तरह के होते हैं बाइंडिंग मोड्स। डैश इज़ पर्पज़ ऑफ द अपडेट सोर्स ट्रिगर WPF प्रॉपर्टी। अपडेट सोर्स ट्रिगर का पर्पज़ हमारे पास क्या है, ये लेक्चर नंबर 31 के लास्ट में लिखा हुआ है एक पैराग्राफ, ठीक है। ये टू स्पेसिफाई व्हेन चेंजेस टू द टारगेट शुड प्रोपिगेटेड टू द सोर्स ओनली, ठीक है। कि सोर्स जब चेंज होता है तो टारगेट को भी वो उसी तरह से चेंज करवा देता है, ये स्पेसिफाई करता है। इनसाइड आ मैनिपुलेशन डेल्टा इवेंट हैंडलर यू कैन कॉल द डैश मेथड, ये रिपोर्ट बाउंड्री फीडबैक होता है। अच्छा, फिर आगे वो कहता है जी क्वेश्चन आंसर, राइट ए jQuery code that select all anchor tag with class nav button and change the background color to blue, ठीक है। तो ये हमारा कोड होता है jQuery के अंदर। जैसे कि आपको पता है हम वेरिएबल्स में काम करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, एक हमने फंक्शन बना लिया, उसके अंदर फिर हमने सारे एंकर टैग को जो नेविगेशन बटन के ऊपर लगे हुए हैं उनको सेलेक्ट कर लिया और CSS अप्लाई कर दी, बैकग्राउंड कलर उनका ब्लू कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग टू लाइंस ऑफ कोड रिटर्न इन ऑब्जेक्ट मैनेज सी। अच्छा, ये हमारे पास दो कोड्स के लाइन हैं, इनको एक्सप्लेन करना था हमने कि इनके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, दिस लाइन डिक्लेयर्स अ वेरिएबल नेम अरे ऑफ टाइप NS म्यूटेबल अरे एंड डज नॉट इनिशियलाइज इट, ठीक है। और दूसरी का ये लिखा हुआ है, ये इसको इनिशियलाइज करवा देगी। व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ डॉक पैनल डॉट डॉक, तो वही MCQs वाला यहाँ पे आ गया। ये हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं लेफ़्ट, टॉप, राइट, बॉटम, अनसेट, ठीक है। तो आपने जस्ट ये वैल्यूज़ लिखनी है, इनकी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी। अगर वो 10 नंबर का क्वेश्चन हो या 5 नंबर का हो, फिर आपने इनकी ये डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। डिफाइन क्लिप टू बाउंड प्रॉपर्टी आल्सो राइट्स इट्स पॉसिबल वैल्यूज़, क्लिप टू बाउंड प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ भी लिखनी है, ये ट्रू या फॉल्स होती हैं और इनको हमने सेट करवाना होता है। क्लिप टू बाउंड प्रॉपर्टी होती क्या है, ये बुलियन प्रॉपर्टी है ऑफ अ UI एलिमेंट दैट कंट्रोल्स वेदर द एलिमेंट्स कंटेंट इज़ क्लिप टू द बाउंड और नॉट, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन द पैरेललिज्म, पैरेललिज्म ये हमारे थ्रेड्स को पैरेलल स्टेट्स में चलाता है। Dividing a task into smaller subtasks that can be executed concurrently on multiple processing units, ठीक है। पैरेललिज्म में ये होता है कि हम एक टास्क को मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उनमें हम थ्रेड पूलिंग इस्तेमाल करते हैं, थ्रेड्स वगैरह को हर एक टास्क को असाइन कर लेते हैं, इससे हमारा काम जल्दी हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो लाइब्रेरी यूज़ होती है वो होती है TPL यानी टास्क पैरेलल लाइब्रेरी। अच्छा जी, व्हाट आर थ्रेड्स, ब्रीफली एक्सप्लेन दी कंसेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग हमारे पास होती है रेफर्स टू द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल थ्रेड्स विद इन अ सिंगल एप्लीकेशन, ठीक है। ये पूरे का पूरा कंसेप्ट है, इसको आपको समझना होगा। लेक्चर नंबर 33 पता नहीं 2 है, ये 32 होगा, तो वहाँ से देख लें आप।
द फॉलोइंग कोड मेक्स यूज़ ऑफ jQuery। यहाँ पे हमने जस्ट यही वाले कोड्स को फिल करना था, ठीक है। वो कहते हैं कहाँ पे हम हावर करें तब ये फंक्शन हमारा हो जाए। और CSS का जो पहले तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए जब हम हावर करें, और कहता है जब हम हावर ना कर रहे हों या फिर कर्सर को हटा लें, माउस को हटा लें, तब वो अपने पुराने कलर में आ जाए। पुराना कलर हमें पता नहीं था, तो हमने एक फ़ंक्शन बना लिया हेडिंग के ऊपर। जब हमने कर्सर को हावर किया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके कलर को रेड कर देगा। अब पहले वाला कलर आप कोई भी सेट कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही होता है। अच्छा जी, राइट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट दैट विल ऐड फर्स्ट एंड ओड नंबर यूजिंग अ फॉर लूप। फॉर लूप लगानी है आपने, ठीक है। तो ये फॉर लूप लगी हुई है, आपने देख लेनी है। अच्छा जी, राइट XAML कोड टू क्रिएट ग्रिड लेआउट विथ 2 कॉलम्स एंड 5 रोज। तो ये देखिए, ये वाला कोड है, और ये उसके टेक्स्ट ब्लॉक आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये वाला कोड से भी काम चल जाएगा आपका। How would you bind a list view control to collection of item in WPF display a property। अब ये लिस्ट व्यू के ऊपर हम बाइंडिंग प्रॉपर्टी या डेटा बाइंडिंग किस तरह से लगा सकते हैं, ये आज का टॉपिक था हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स का। ये हमने देखा था प्रैक्टिकली कोड करके, ठीक है। और इसके अंदर हम एक लिस्ट बना लेते हैं, जिस आइटम के ऊपर हमने बाइंडिंग लगानी होती है उस आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे C# का कोड जब हम देखते हैं तो इसके अंदर देखें वही आइटम हमारे पास सिलेक्टेड हैं। तो ये क्या करेगा, ये डेटा इसी लिस्ट का डेटा हमें यहाँ पे शो करवाएगा WPF के अंदर, ठीक है, जब हम इसको सिलेक्ट कर रहे होंगे। बस यहीं तक था आपका ये CS411 का सैम्पल पेपर। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी होंगी तो फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे रब्ता करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।